वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वेम्पिक्स 360 में। और वेम्पिक्स 360 आप लोगों की यूजीसी नेट एग्जाम 2021 के लिए फुल प्रिपरेशन करा रहा है। और मैं मधु यादव आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस के लिए डेली प्रैक्टिस सेट्स लेकर आ रही हूँ। और ये सारे प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों के एग्जाम के लिए और आप लोगों की एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कीजिए। इससे आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस कितनी है वो पता चल जाएगा। और आज की क्लास में हम पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत रिसर्च करने के बाद बनाई गई है, तो इसलिए नो डाउट ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए क्लास को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को भी देखते रहिए, अपने आंसर्स को भी कमेंट करते रहिए। ओके, इससे स्टूडेंट्स के साथ मेरा भी इंटरेक्शन बना रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस सेट हमारा ये 3 है, थर्ड क्लास है हमारी एमसीक्यू सेशंस पे। तो जिसने हमारी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है वो प्रीवियस क्लासेस भी जरूर देखें। ओके, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन करवा दिया गया है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, इससे हमारा क्या होगा, ज्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो इसलिए आप उन क्लासेस को भी जरूर जरूर से देखिए। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो कथन नव उदारवाद के संदर्भ में सही हैं। ओके, यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप पढ़ सकते हैं और देन अपने आंसर्स को बताइएगा कि कौन सा इसमें करेक्ट हो सकता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट न्यू लिबरलिज्म। ओके, सो करेक्ट आंसर बताना है। आप वीडियो पोस्ट करके, हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चंस देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन 2 एंड 3 न्यू लिबरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में एकदम करेक्ट है। तो ये है एक क्रांतिकारी विरोधी विचार। तो ये विरोधी विचार था और किसका विरोध किया इसने? इसने वेलफेयर स्टेट का विरोध किया। ओके, और तीसरा यह शास्त्रीय उदारवाद का उद्गम संस्करण था। तो यस, जो शास्त्रीय उदारवाद था, क्लासिकल लिबरलिज्म था, उसी का एक नया और रिफॉर्म किया हुआ एक नया आइडिया था। ओके, बेसिकली इन्होंने जो क्लासिकल लिबरलिज्म था उसी में सुधार करने का काम किया था। नेक्स्ट है कि उदारवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो स्टेटमेंट है ये आप लोगों के। फर्स्ट है कि 19वीं सदी में शास्त्रीय उदारवाद का अग्रणी वैचारिक विरोधी रूढ़िवादी कौन था? रूढ़िवादी था। दूसरा है उदारवाद के मुख्य मूल्य व्यक्तिवाद, तर्कवाद, स्वतंत्रता, न्याय और सहनशीलता है। थर्ड है नए उदारवादियों द्वारा लेजेस फेयर यानी हस्तक्षेप पूंजीवाद को खारिज कर दिया गया था। फोर्थ है उदारवाद अच्छे पर सही को प्राथमिकता देता है। ओके, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले अपने क्वेश्चन से यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, पूरा टाइम लीजिए, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, देन अपने आंसर्स को कमेंट करिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है नॉन ऑफ द अबव। इसमें से कोई सा भी करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का कोई सा भी करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है कि बहुसंस्कृति
सांस्कृतिक नागरिकता, अल्पसंख्यक अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी है? यानी हु रोट द बुक मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। तो किसने बात की है मल्टीकल्चरलिज्म की, और मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर माइनॉरिटी राइट्स की बात किसने करी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विल किमली का। ओके, यानी हमारा थर्ड आंसर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है बुक्स दिए गए हैं, देन ऑथर्स दिए गए हैं, तो आप लोगों को करेक्टली मैच करना है। ओके, यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जॉन लॉक की बुक है द टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ओके, यानी ये ना टावर नहीं है, ये टू ट्रीटीज। ओके, उसके बाद एडम स्मिथ की बुक है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। और सी का है फोर्थ, जेएस मिल का है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ओके, और टीएच ग्रीन का है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस। तो ऑब्लिगेशंस की बात कौन करता है? टीएच ग्रीन करता है। तो इससे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर आपका बी है। ओके, ए का 2 यानी द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, उसके बाद बी का थर्ड है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, एंड सी का फोर्थ है जेएस मिल ने लिखी कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और उसके बाद लास्ट टीएच ग्रीन ने लिखा है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ओके, जॉन यहाँ भी मैच कर लेते हैं। सो ये हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है उदारवाद के बारे में हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो उसमें करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। तो अगर हम क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करें तो क्लासिकल लिबरलिज्म जॉन लॉक, एडम स्मिथ और रॉबर्ट नॉजिक से संबंधित है। क्या ये करेक्ट ऑप्शन है? उसके बाद है क्लासिकल लिबरलिज्म ने सीमित सरकार, कानून का नियम और वितरणात्मक न्याय जैसे विचार पेश किए हैं। थर्ड है आधुनिक उदारवाद जॉन स्टुअर्ट मिल, इमैनुअल कांट और टीएच ग्रीन से संबंधित है। उसके बाद फोर्थ है आधुनिक उदारवाद ने कल्याणकारी राज्य और व्यक्तिगत स्वायत्तता जैसे विचारों को पेश किया। इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए, ये चारों स्टेटमेंट्स है, सेम स्टेटमेंट्स है, कौन से करेक्ट है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 है। ओके, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो थर्ड है कि मॉडर्न लिबरलिज्म एसोसिएटेड विद जॉन स्टुअर्ट मिल, इमैनुअल कांट एंड टीएच ग्रीन। ओके, तो ये सभी विचारक जो है वो आधुनिक उदारवादी विचारक है। उसके बाद फोर्थ है मॉडर्न लिबरलिज्म इंट्रोड्यूस आइडिया सच एज वेलफेयर स्टेट एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म था, क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या हुआ? हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, राज्य को संदेह के रूप में देखा गया, तो नैनो स्टेट की एक तरीके से बात की गई। तो उसी की आलोचना करते हुए मॉडर्न लिबरलिज्म आया, और जो मॉडर्न लिबरलिज्म के थिंकर्स थे उन्होंने माना कि अगर स्टेट को बहुमुखी विकास करना है, ठीक है, हर डायमेंशन से उसको डेवलपमेंट करना है, तो उसे स्टेट को वेलफेयर काम भी करने होंगे। यानी स्टेट के जो पिछड़ा से पिछड़ा समुदाय है या पिछड़ा से पिछड़ा व्यक्ति है, उसके विकास के लिए भी काम करना पड़ेगा, उसे वेलफेयर जैसी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, और ये वाला हमारा इसलिए गलत है क्योंकि जो रॉबर्ट नॉजिक हैं वो नव उदारवादी हैं, बेसिकली इनको लिबर्टेरियनिज्म के क्लास में रखा जाता है। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक उदारवाद से संबंधित नहीं है। सबसे इजी क्वेश्चन है अभी तक का। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज नॉट एसोसिएटेड विद लिबरलिज्म? जॉन लॉक, फ्रेडरिक वॉन हेयक, इमैनुअल कांट और रोजा लक्सेमबर्ग। कौन नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का है ऑप्शन डी, रोजा लक्सेमबर्ग। ओके, लक्सेमबर्ग ये एक न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर है, नव मार्क्सवादी विचारक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका मानना था कि लाभ को अनर्गल रूप से खोजने गरीबी और अन्याय के नए रूपों को जन्म दिया है, जैसा कि शास्त्रीय उदारवाद द्वारा इसकी वकालत की गई। तो किसने कहा, किसने लाभ को गरीबी और अन्याय का एक कारण माना? यहाँ भी पढ़ लेते हूँ। अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट अनस्टेंड परस्यूट ऑफ प्रॉफिट एज एडवोकेटेड बाय क्लासिकल लिबरलिज्म हैड गिवन राइज टू न्यू फॉर्म ऑफ पॉवर्टी एंड इनजस्टिस। तो किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका टीएच ग्रीन। ओके, टीएच ग्रीन ने ही क्लासिकल लिबरलिज्म में सुधार करके नव उदारवाद को आगे बढ़ाया था। ओके, नेक्स्ट है जॉन हेलवेल की शास्त्रीय उदारवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धारणा पर आधारित है? यानी जॉन हेलवेल्स concept of classical liberalism is based on which of the following assumption? तो किस पर आधारित है? तो ये आधारित है व्यक्तिगत इच्छा की स्वायत्ता पर। ओके, ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल विल। तो ये सभी ना थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से कवर करना है और उसके बेस को अंडरस्टैंड करना है, तो अपना जो थ्योरी का पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसको बहुत अच्छे से ना घोट कर पी जाइए। ओके, एक एक कॉन्सेप्ट्स को जड़ से लेकर अंत तक पढ़िए, तब आपको हर एक चीज, थ्योरी और थिंकर्स, उनके थॉट्स, सभी चीजें कवर हो जाएंगी। और अपने अपने आंसर्स ना कमेंट बॉक्स में भी देते रहिए। सो इसका हो गया ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल विल। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। असर्शन है कि नव उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद में राजनीतिक अर्थव्यवस्था की पुनः प्राप्ति करता है। ओके, यानी न्यू लिबरलिज्म इज अ रीप्रपोज ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी इन क्लासिकल लिबरलिज्म। उसके बाद रीजन बताया हो कि फ्रेडरिक हैयक और रॉबर्ट नोजिक जैसे नव उदारवाद ने पश्चिमी दुनिया में 1970 के दशक में शुरू हुई आर्थिक विकास की समस्या से निपटने के लिए अपने आइडियाज दिए। तो यहाँ पर रीजन है कि न्यू लिबरल्स लाइक फ्रेडरिक हैयक एंड रॉबर्ट नोजिक dealt the problem of deccelerating economy growth which is starting from the mid 1970s in western world। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन इसके लिए हो सकता है? क्या करेक्ट आंसर है? तो बेसिकली इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 सही है, असर्शन एंड रीजन दोनों सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है? So who among the following said ideology is the most elusive concept of the whole of society science, social science? किसने कहा था? तो ये कहा था डेविड मैकलन ने। ओके, तो ये जो फ्रेज है, वो जो थॉट है, वो डेविड मैकलन का है। नेक्स्ट, मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पर आप लोगों के पास स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ए है कि यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। बी है कि श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है। सी है कि प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपातिक नहीं है। और डी है कि उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे
कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। इंग्लिश में भी देख लीजिए कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के फीचर्स कौन कौन से हैं। तो इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ रिकार्डोस थ्योरी, एंड देन लेबर पावर इक्वालिटी, द ब्रेन मसल्स एंड नर्व्स ऑफ द लेबरर। एंड सी है कि द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ और लेबर कंटेंट्स इन इट। डी है कि द वर्कर मस्ट बी पेड अ प्राइस प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लेबर आवर्स दैट एंटर इनटू इट्स प्रोडक्शन। तो कौन से करेक्ट ऑप्शन? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स बताते रहिए। इससे मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को पोस्ट करके आप अपने आंसर्स दे सकते हैं और फिर अपने करेक्ट आंसर को चेक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है, यानी स्टेटमेंट ए, बी और डी। ए, बी एंड डी ये तीनों ही करेक्ट आंसर्स है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है। तो लेनिन का योगदान इसमें से कौन सा है? ए, कि सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति से पहले और बाद में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है, यानी उसके पार्टी का सिद्धांत। ओके। दूसरा, पूंजीवादी साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में देखा। और ऑप्शन सी है कि दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार। और ऑप्शन डी है क्रांति की रणनीति और दाव पेच का उनका सिद्धांत। तो कौन से करेक्ट है? यहाँ इंग्लिश में भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं और अपने करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारा स्टेटमेंट ए, सी एंड डी सही है। ए, सी एंड डी। ओके, यानी उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का आइडिया था एंड वर्ल्ड फर्स्ट प्रोलेटेरियन स्टेट एंड स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिक ऑफ रिवॉल्यूशन जो थ्योरी उन्होंने दी थी, ये सभी मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान किया हुआ काम है। उसके बाद नेक्स्ट है बुक्स हैं, एंड उस बुक्स में मार्क्स ने जो जो चीजें बात करी है उसके बारे में दिया गया है। तो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट में कौन सी चीज का उल्लेख मिलता है? यहाँ पे इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर सेलेक्ट कीजिए। सो राइट आंसर क्या है इसके लिए? सो इसका करेक्ट आंसर आपका 1 है, 2 है, माफ कीजिए, बी करेक्ट आंसर है। तो जो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट है उन्होंने एलिनेशन की बात की है, विसंबंधन की, और दास कैपिटल में उन्होंने सरप्लस वैल्यू की बात की है, अधिशेष मूल्य की। उसके बाद एंटिक ब्रूमियर ऑफ लुई बोनापार्ट, सी में उन्होंने बात की है सापेक्ष स्वायत्तता की। और उसके बाद क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बारे में बात करी है। ओके, तो यहाँ ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है मार्क्स की बुक्स के बारे में और कौन सी बुक्स में उसने कौन सा आइडिया दिया है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसलिए एग्जाम में मार्क्स की बुक्स एंड उसके रिलेटेड थीम्स को जरूर पढ़ के जाइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक भौतिकवाद के अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए मार्क्स द्वारा किसके द्वंद्ववाद के सिद्धांत पर विचार किया गया था? इंग्लिश में भी देख लीजिए, whose theory of dialectics was taken by Marx to explain his theory of historical materialism? तो इसका राइट आंसर आपका है हीगल। ओके, हीगल से मार्क्स ने द्वंद्ववाद के सिद्धांत को लिया था। नेक्स्ट है निजी संपत्ति पर मार्क्स के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में मार्क्स ने क्या बोला है? ऑप्शंस आप पढ़ के और करेक्ट आंसर सेलेक्ट कीजिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है, आप अपने ऑप्शंस पढ़िए अच्छे से और बारीकी से पढ़िए, देन अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। सो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी। ओके, हमारा फर्स्ट
एंड थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध वाक्यांश कि आधुनिक राज्य की कार्यपालिका संपूर्ण पूंजीपतियों के सामान्य कार्यों के प्रबंधन की एक समिति है, ये किस पुस्तक में कहा गया है? कार्ल मार्क्स famous phrase the executive of the modern state is but a committee for managing the common affair of whole bourgeoisie articulated in which book? किस बुक में कहा गया है? सो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ये बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये कथन कहा गया है 1948 में 1848 में कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी और इसी में कहा था कि जो बुर्जुआ वर्ग है, बुर्जुआ जो स्टेट है ना, वो बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारी समिति है। नेक्स्ट है कि भौतिकवाद के संबंध में मार्क्स के जो सिद्धांत है उसके स्टेटमेंट के ऊपर हमें कथन को सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि भौतिकवाद ने उत्पादन के साधनों के परीक्षण के माध्यम से समाज की संरचना को समझाया। सेकंड है कि समाज को आधार और अधिरचना में विभाजित किया कार्ल मार्क्स ने। थर्ड है कि आधार में जीवन की आर्थिक स्थिति, उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध शामिल है। और फोर्थ है अधिरचना में जीवन का कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक और सौंदर्यपूर्ण भाग शामिल होता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, इंग्लिश में भी कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिए अपने अपने। चलिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी हमारे सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो मार्क्स को जब भी आप पढ़ें तो उसका जो आइडिया है ना, आधार और अधिरचना, उसको जरूर पढ़िए। और ये जब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा तभी आपको ग्रामशी का आइडिया क्लियर होगा। ओके, ग्रामशी का आइडिया, इसने भी आधार और अधिरचना की बात करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क्स के साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के चौथे भाग में क्या शामिल, किस चीज को शामिल किया गया? The fourth part of Communist Manifesto of Marx contains किस थ्योरी के बारे में बात करी है? इसमें मार्क्स ने बेसिकली बात करी है रिएक्शनरी एंड बुर्जुआजी सोशलिज्म की। ओके, नेक्स्ट है क्लासिकल मार्क्सिज्म के प्रमुख प्रतिपादक हैं। कौन कौन है क्लासिकल मार्क्सिज्म के प्रमुख प्रतिपादक? इसके जो क्लासिकल मार्क्सिज्म के प्रमुख प्रतिपादक जो है वो है मार्क्स, रोजा लक्सेनबर्ग और माओ जेडा। ओके, माफ कीजिए, पीछे मैंने रोजा लक्सेनबर्ग को नव मार्क्सवादी बताया था, ये क्लासिकल मार्क्सिज्म के थिंकर है। ओके, यहाँ पे करेक्शन है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ क्लासिकल मार्क्सिज्म, यही क्वेश्चन है, इसका सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि आधुनिक उदारवाद के संबंध में हमें ये स्टेटमेंट्स पे फोकस करना है कि कौन कौन से सही हैं। तो फर्स्ट है कि स्वतंत्रता सामूहिक शक्ति में सक्रिय और निरंतर भागीदारी है। सेकंड है स्वतंत्रता शांतिपूर्ण आनंद और निजी आजादी है। थर्ड है कि कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करता है। फोर्थ है जॉन लॉक और एडम स्मिथ आधुनिक उदारवाद के मुख्य प्रस्तावक। ये इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है कि लिबर्टी इज एक्टिव एंड कंस्टेंट पार्टिसिपेशन इन कलेक्टिव पावर। Then second statement is liberty is peaceful enjoyment and private independence. And third is endorse the idea of welfare state. And fourth, John Locke and Adam Smith are chief proponent of modern liberalism. Choose the correct options. Okay, correct options select करने। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। ओके, वेलफेयर स्टेट की भी बात करता है और ये इंजॉयमेंट एंड प्राइवेट इंडिपेंडेंस की भी बात करता है। नेक्स्ट है
तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। तो आज की क्लास बस इतने ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तो ऐसे ही क्लास को आप लोग डेली देखिए और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आप उनकी पूरी प्रैक्टिस कीजिए। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और एग्जाम के समय में आप लोग अपनी प्रैक्टिस की वजह से बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय।